हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीटीपी के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तो देखिए, रटना नहीं है, क्योंकि जहाँ पर रटने की बात होगी वो आंसर कभी सही नहीं होगा। वे शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। देखिए, अगर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, सिर्फ नकल करके लिख लेंगे तो ये भी सही नहीं है। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो देखिए, यहाँ नियंत्रण भी, ये भी गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब बच्चे एक्टिव होकर सीखेंगे तो वही प्रभावी शिक्षण होगा। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करने पर उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। क्योंकि बच्चे को डर है कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा, तो उसे दंड का भय है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। देखिए, अगर आप बच्चों में हमेशा तुलना करेंगे तो बच्चों में हीन भावना पैदा होगी। तो ऑप्शन ए गलत है, वह विशेष संस्कृतियों या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। देखिए, अगर आप किसी एक संस्कृति या धर्म को महत्व देंगे तो ये भी गलत है। वह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो ये सही है, क्योंकि एक टीचर को सभी संस्कृतियों को समान रूप से महत्व देना चाहिए तथा सभी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? पृथक्करण, एकीकृत शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षण, समावेशी शिक्षा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, समावेशी शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा। आप किसी भी आधार पर बच्चों को शिक्षा लेने से रोक नहीं सकते, यानी कि चाहे बच्चा दिव्यांग हो, प्रतिभाशाली हो, धीरे सीखता हो, सभी बच्चे सामान्य शिक्षा प्रणाली में शिक्षा ग्रहण कर सकें। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल की बात समावेशी शिक्षा में की गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? निर्देशन एवं संचालन, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, क्योंकि रटने से कभी भी सार्थक अधिगम नहीं घटित हो सकता। सार्थक अधिगम के लिए अधिगम अर्थपूर्ण होना चाहिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हमें इस बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि उन्हें क्या नहीं समझ में आ रहा है, और बच्चे जो है एक्टिव होकर सीख सकेंगे। तो सार्थक अधिगम के लिए ज़रूरी है कि बच्चे कक्षा में प्रश्न पूछें। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार, एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। देखिए, पियाजे और वाइगोत्स्की भी इसका समर्थन करते हैं कि बच्चों को एक्टिव होकर सीखना चाहिए। उन्होंने एक्टिव लर्निंग की बात की है। अगला प्रश्न है,
जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि अगर किसी भी शिक्षक को किसी भी विद्यार्थी की योग्यता पर विश्वास होगा तो विद्यार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। देखिए ये भी गलत है, क्योंकि इससे बच्चों में डिमोटिवेशन कभी नहीं हो सकता। निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ये भी गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। बच्चों की गलतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। देखिए अगर बच्चे सीखेंगे तो गलतियां तो होंगी ही, तो सीखना गलतियां अधिगम का एक भाग है। मूल्यांकन को केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित हैं। सही उत्तर है संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूति, अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत, अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न है, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया, ट्यूशन, संस्कृति, समाजीकरण। देखिए हम समाज में किसी न किसी को देखकर ही सीखते हैं कि अगर वो महिला है तो वो कैसा व्यवहार कर रही है, वो पुरुष है तो वो कैसा व्यवहार कर रहा है। तो हम समाजीकरण, संस्कृति, मीडिया तीनों से ही लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। लेकिन ये ट्यूशन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमें कोई ट्यूशन नहीं दिया जाता है। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, वे बच्चे की क्षमता पर स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, वे बच्चे की क्षमता का स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, एकाधिक बुद्धिमानी बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था और उनका कहना है कि बुद्धि कई प्रकार से हो सकती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, टरमैन, रॉबर्ट स्टैनबर्ग। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। थर्स्टन तथा लिकर्ट किसके मापन से संबंधित हैं? मूल्य, अभिवृत्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, थर्स्टन तथा लिकर्ट अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानें और उसके अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करें,
बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। निम्नलिखित में से कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। बच्चों को धीमा, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बच्चों को धीमा, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करना सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है तथा भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बच्चों में प्रतिभाशालिता आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया से हो सकती है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना चाहिए तथा उनका उपयोग करना चाहिए जिससे बच्चे सरलता से सीख सकें। अगला प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करता है? उनके प्रति स्नेही रहना, उन्हें अतिरिक्त समय देना, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशात्मक विधियों का उपयोग, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देना। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशात्मक विधियों का उपयोग। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखिए, बच्चों को डांटना ये किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, क्योंकि जो कन्वर्जेंट आंसर्स होते हैं, संकुचित उत्तर, वो कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने का तरीका नहीं हो सकता है। अगर हम बच्चों से किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में मांगेंगे तो वो सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए, हमें बच्चों के लिए ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकें। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध अधिगम को प्रोत्साहित करती है? पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो, कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। सब निम्नलिखित में से कौन कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधनों और संदर्भ सामग्रियों में से एक हैं। वे एक राज्य या राष्ट्र में सीखने में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे संसाधनों की कमी वाले संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। वे कक्षा में जो पुस्तकें होती हैं वे कक्षा में उपलब्ध संसाधनों और संदर्भ सामग्रियों में से एक होती हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। जब बच्चे एक्टिव होकर शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं तब माना जाता है कि बच्चे प्रेरित हैं, उन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।